एक शरद पवार का महाराष्ट्र की असेंबली में 30 साल के बाद जाना, गौर कीजिएगा बात पे, 30 साल के बाद शरद पवार महाराष्ट्र की विधानसभा में पहुंचे और उसके बाद उन्होंने एक फ्रेम में वो टीवी पे दिखने वाला वो तस्वीरें हैं कैमरे पर कि एक तरफ उनके बैठे हुए एकनाथ शिंदे और एक तरफ उनके बैठे हुए हैं देवेंद्र फडणवीस। वहां से ये चिंगारी शुरू हुई थी, धुआं उठना शुरू हुआ था। और उस वक्त संजय राउत ने, मतलब उद्धव ठाकरे की पार्टी ने ये कहा था कि गद्दारों के साथ हमारे साथी को जाकर के मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी। ऑब्वियसली हर मुलाकात की कोई ना कोई और वजह बताई जाती, तो उस वक्त बताएगी कि कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए शरद पवार मिलने गए थे, लेकिन 30 साल के बाद असेंबली में। फिर उसके बाद देवेंद्र फडणवीस से शरद पवार की पार्टी के नेताओं की मुलाकात होना, सुप्रिया सुले का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी बातें कहना, और फिर एक और बैठक हुई है, उसमें उनके दो बड़े खास लोग शरद पवार जी के, जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड, ये जाकर के फिर एकनाथ शिंदे से इन्होंने मुलाकात की है। तो इसमें तो कहीं कोई सर बड़ी मतलब जबरदस्त तरीके से स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। बिल्कुल निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र कांग्रेस हो या दिल्ली की कांग्रेस हो, और उद्धव ठाकरे भी इस बात को मान चुके कि अब शरद पवार हाथ से निकल गए। अब शरद पवार जो लंबे समय तक भारतीय यूबीटी और कांग्रेस ने मान लिया, बिल्कुल मान लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो उनका जो बयान जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के आ रहे, चाहे वो नाना पटोले के आए, या चिदम्बरम के आए, या दिग्विजय सिंह के बयान आए, या महाराष्ट्र के कांग्रेस के, या उद्धव ठाकरे के संजय राउत के बयान आए, ये बयान बता रहे हैं कि अब शरद पवार ने अपना मन बदल लिया है और शरद पवार अब एनडीए के साथ जा रहे हैं। अब ये तय हो रहा है कि एनडीए से वो कैसे जाएंगे। अभी क्या लोकसभा में समर्थन देंगे और बाद में वो उनका दोनों एनसीपी का विलय होगा, उसके बाद वो एनडीए का हिस्सा बनेंगे, या शरद पवार अलग गुट रहेगा, एनसीपी सुनीता पवार का गुट अलग रहेगा, शरद पवार लोकसभा में समर्थन करेंगे और महाराष्ट्र में एक अलग गुट के रूप में सत्ता में शामिल होंगे। इस पर चर्चा हो रही है। मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र में दोनों गुट विलय कर सकते हैं, उसमें भी चर्चा हो सकती है। बीजेपी चाहती है शायद कि दोनों एक हो जाए। बीजेपी चाहती है, लेकिन कल प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे देवेंद्र फडणवीस के साथ मिले, तो सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल का जिस तरीके से शरद पवार के साथ हुआ है उसके बाद, तो क्या वो उसको स्वीकार करेंगे कि शरद पवार अगर आएंगे तो शरद पवार का जो वर्चस्व है, राजनीति रही है, तो प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे सुनीता पवार को उस तरीके से कंट्रोल या पार्टी को नहीं चला पाएंगे जिस तरीके से वो अभी चला पा रहे हैं। चलिए, ये तो आगे की बात हुई। पार्लियामेंट में शरद पवार एनडीए का, बीजेपी का समर्थन करेंगे, इसमें कोई शक नहीं रहेगा। बिल्कुल लगभग तय हो गया। जिस तरीके से सुप्रिया सुले ने प्रेस ब्रीफिंग की थी, वो बेसिकली कांग्रेस को संदेश देने के लिए प्रेस ब्रीफिंग की थी कि हमने अपना मन बना लिया है और हम अब समर्थन देने जा रहे हैं, और मुझे लगा कि शरद पवार समर्थन देंगे। अब ये मतलब इसमें ये पूरी कहानी पूरी जो है ये बिल्कुल अपने क्लाइमेक्स तक जो है पहुंच गई है, बस दिखना बाकी है, इसका ऐलान होना बाकी है। देवेंद्र फडणवीस की बड़ी भूमिका है इस पूरे मामले में। पार्लियामेंट में वैसे इस बार मुद्दे कम नहीं है ऑपोजिशन के पास। आइए इसकी भी एक बात कर लेते हैं। ये तो बिल जब आएंगे तो उस पर जो भी तकरार होगी और होनी है, क्योंकि कांग्रेस ने कहा है एक नाम लेकर के ये 6 बिल है, हम 6 के 6 का विरोध करेंगे। एनीवे, वो तो जब आएगा तब होगा। अदरवाइज भी एक लिस्ट होती है ऑपोजिशन के पास कि हम इस सत्र में इन मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं, इन मुद्दों पर सरकार का जवाब चाहते हैं। और वो तो सीधे, अगर जैसे शिक्षा का मुद्दा है तो वो कहेंगे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, धर्मेंद्र प्रधान पहले उस पर बयान दें, फिर वो रिजाइन करें, इसका दबाव बनाएंगे। फॉरेन पॉलिसी पर कहेंगे कि विदेश मंत्री बोलें, या कहेंगे सीधे प्रधानमंत्री का जवाब वो चाहेंगे, प्रधानमंत्री बताएं कि किस तरीके से मैनेज किया गया या मिसमैनेज किया गया इस पूरे युद्ध के बीच भारत की ज़रूरतों को और आपूर्ति को लेकर के। भूपेंद्र यादव का स्टाफ जिस तरीके से हटाया गया, वो एक बड़ा मुद्दा है। और राम मंदिर का सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त जो है वो अपोजिशन के पास है और कांग्रेस पार्टी के पास है। और राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी कह चुके हैं कि इन 3-4-5 मुद्दों पर हम सरकार को घेरेंगे। E20 का मुद्दा भी है। इसमें से कोई ऐसा इशू है जिस पर आपको सरकार डिफेंसिव दिखती हो? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सरकार किसी मुद्दे पे डिफेंसिव होगी। और जो सरकार ने इस पूरे मामले को जिस तरीके से हैंडल किया है, बहुत मुझे लगता है कि बहुत बेहतर। राम मंदिर का मामला जिस तरीके से हैंडल हुआ, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में आक्रामकता दिखाई, अखिलेश यादव को घेरा, कांग्रेस को घेरा, एसआईटी का गठन किया। एसआईटी की रिपोर्ट शायद आज या कल में आ जाएगी। और अमित शाह जी के साथ योगी आदित्यनाथ की जो मुलाकात हुई थी दिल्ली में, उसमें भी चर्चा है कि भाई राम मंदिर को लेकर चर्चा हुई और योगी आदित्यनाथ ने पूरा फीडबैक दिया है उसको लेकर। और उससे संबंधित अमित शाह जी ने भी कई निर्देश दिए होंगे योगी आदित्यनाथ को कि इस मामले में कैसे आगे बढ़ना है। तो मुझे लगता है कि राम मंदिर के मामले में कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा स्टैंड नहीं रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने इस मामले पर एक बार भी बयान नहीं दिया। अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी का इस पर न कोई ट्वीट आया, न कोई बयान आया। प्रियंका गांधी ने जरूर इसका एक बार जिक्र किया, लेकिन कांग्रेस इस मामले पर पूरी आक्रामक नहीं। क्योंकि उनको शायद ये सलाह दी गई है कि आप ये मंदिर वगैरह के मुद्दे पर मत बोलिए उसमें। अच्छा, क्योंकि बीजेपी की एक आर्ट है, ये पासा पलटते हैं। अपने ऊपर जो हथियार आ रहा होता है, जिससे आक्रमण होता है, उसी को दूसरे वाले पर
वापस भेज देते हैं। अब राम मंदिर में चोरी की बात आई तो राम मंदिर कैसे बना, राम मंदिर में ना बने, इसको लेकर के कांग्रेस ने क्या क्या कहा, अखिलेश यादव की पार्टी ने गोली चलाई, उनके पिताजी ने गोलियां चलवाई कार सेवकों के ऊपर। हनुमानगढ़ी चर्चा तो ये होगी ना, हनुमानगढ़ी नमाज पढ़वाने का मामले का जो जिक्र हुआ था, अखिलेश यादव इस मामले को जरूर उठाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। और बाकी जितने भी मुद्दे E20 पे उसको लेकर, जिस तरीके से पेट्रोलियम मंत्री का बयान आया, नितिन गडकरी जिस तरीके से बयान दे रहे, सरकार का इसको लेकर बयान आया है, तो मुझे लग रहा है ये भी कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनने वाला है। भूपेंद्र यादव के स्टाफ को लेकर जरूर कोशिश की जाएगी, लेकिन उसको भी कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है। और संसद के बाहर भी उसको कांग्रेस कोई मुद्दा बना नहीं सकी। बस जयराम रमेश ने उसके बारे में ट्वीट कर दिया, बयान दे दिया पवन खिला ने, तो मुझे लगता है कि वो मुद्दा नहीं बनने वाला है। तो कांग्रेस की परेशानी ये है कि उनके पास कोई बड़ा मुद्दा नजर नहीं आ रहा है इस पूरे मामले को लेकर, और सरकार इन तमाम मुद्दों के बावजूद बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही है सेशन को लेकर।